हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू रेडियन गुरुकुल। मैं हूं साक्षी, आपकी साइंस एजुकेटर, और स्वागत करती हूं आप सभी का रूट बैच में। रूट बैच में मैं आपको रेलवे के सभी बड़े एग्जाम्स के लिए जनरल साइंस का सिलेबस एकदम रूट से करवा रही हूं। हम इस बैच का एक हफ्ता कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीक में मैं आपको केमिस्ट्री से स्टार्टिंग करवाऊंगी। अभी तक मैं आपको बायोलॉजी का एक चैप्टर यानी कि सेल कंप्लीट करवा चुकी हूं। अगर आपको वो वीडियो पसंद आई हो या वो लेक्चर समझ आए हो तो कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मैं इसी तरह मेहनत से आपके लिए कंटेंट लेके आती रहूं। ठीक है, आज की क्लास में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ेंगे। एज पर PYQ एनालिसिस बहुत सारे क्वेश्चंस स्ट्रक्चर ऑफ एटम से आ रखे हैं या एटम के चैप्टर से आए हुए हैं, और इसमें कई बार न्यूमेरिकल्स भी आए हुए हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को ध्यान से करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप SSC के किसी एग्जाम के लिए जनरल साइंस कवर करना चाहते हैं तो भी आप मेरे इस कोर्स से साइंस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप सभी अपने हैंड रिटन नोट्स साथ साथ बनाते हुए चलें, और आज की क्लास के PDF नोट्स आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आज की क्लास में हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, तो सबसे पहले एटम। ठीक है, चैप्टर का नाम है एटम या स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम को समझने से पहले हमें एक झलक मैटर पे भी मारनी पड़ेगी। ठीक है, हमें एक बार समझना पड़ेगा कि मैटर क्या है। एटम समझेंगे और द मोस्ट इंपॉर्टेंट एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एटॉमिक थ्योरी को समझना। किसने दी थी? डाल्टन ने दी थी, इसीलिए नाम क्या है? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। नेक्स्ट, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के एकदम तुरंत बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स मैं बताऊंगी, ताकि आपको जो भी डाउट्स हैं या जो भी डाल्टन के ड्रॉबैक्स हैं वो साथ साथ समझ आते चलें। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करेंगे, और आज मेनली फोकस हमारा मॉडल्स ऑफ एटम या स्ट्रक्चर ऑफ एटम के जो भी मॉडल्स अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए थे वही रहेगा। ठीक है, मेजर फोकस यहाँ पे हम थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे, रदरफोर्ड पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे के एग्जाम्स में रदरफोर्ड के और बोहर के मॉडल पे क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और बोहर्स एटॉमिक मॉडल को भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आई? तो देखो, थॉट ऑफ द डे से अगर हम शुरुआत करें तो आज का थॉट है फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स पार्ट ऑफ सक्सेस। यानी कि अगर आप एग्जाम्स दे रहे हैं अलग अलग गवर्नमेंट जॉब के और आप वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे या आपको फेलियर फेस करना पड़ रहा है, तो फेलियर से डर के छोड़ना नहीं है, तैयारी करना। ठीक है, फेलियर एक पार्ट है आपकी जर्नी का। जब अभी आप फेल हो रहे हो, एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप एग्जाम क्लियर कर जाओगे और पास हो जाओगे। ठीक है, तो और वही क्या होगा, वही दिन क्या होगा आपका सक्सेस होने का। तो सक्सेस का एक पार्ट है फेलियर, उस पूरी जर्नी का एक पार्ट है फेलियर। फेलियर सक्सेस से अलग नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ आई? शुरुआत करते हैं मैटर से। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मैटर क्या है? क्या लिखा हुआ है? मैटर इज एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ये दो शब्द आपको याद रखने बहुत जरूरी हैं जब भी आप मैटर की बात करोगे। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज पूरे ब्रह्मांड में जिसके पास कुछ वजन है और वो कोई जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, वो क्या कहलाएगा? आपका मैटर कहलाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक बुक की इमेज दी है। ये बुक की इमेज आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि कोई कॉपी हो गई जिसमें अभी आप लिख रहे हैं, आपका पेन। ठीक है, अगर हम पेन की बात करें, बेशक वो बहुत कम जगह ले रहा है, पर जगह तो ले रहा है और उसका कुछ वजन भी है। तो आपका पेन भी एक क्या है? मैटर है। वहीं कॉपी भी एक मैटर है। जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं वो भी एक मैटर है, और जिस टेबल के ऊपर आपने अपना फोन रखा हुआ है, वो फोन और टेबल दोनों ही मैटर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, समझ आया? अगर हम मैटर के बाद अगर हम नेक्स्ट चीज पे आए, वो क्या है? एटम। ठीक है, अगर हम बात करें एटम की, तो एटम क्या होगा? एटम एक बहुत ही छोटी चीज है। ठीक है, जैसे
मैंने आपको बताया था कि एक ह्यूमन बॉडी किससे मिलके बनी है, सेल से मिलके बनी है। तो वैसे ही हम समझ सकते हैं कि हर चीज जो भी मैटर है ना, मैटर किससे मिलके बना है, आपका एटम से, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। आपने कई बार ये लाइन पढ़ी होगी कि मैटर जो है, ठीक है, जैसे मान लो ये स्टाइलस है, ये एक मैटर है। अब ये कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना होगा, ठीक है, और वही छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या है आपके, वही पार्टिकल्स क्या है आपके, एटम है। वही पार्टिकल्स क्या है, एटम है, ठीक है। समझ आई आपको ये बात, ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ आई। जब मैंने आपको बताया सेल, अब सेल क्या है, सेल को हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, नीचे देख सकते हैं ना माइक्रोस्कोप के थ्रू, पर जो एटम है वो सेल से भी छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है, कि बहुत हाई मैग्निफिकेशन वाले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से भी उसे देखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ठीक है। आपको इतनी बात समझ आई। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें एटम के बारे में, आपको क्या बताया गया है देखते हैं। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर आर एटम। जो भी मैटर है, वो कोई भी चीज हो सकती है, वो किससे मिलके बना हुआ है, आपके एटम से मिलके बना हुआ है, ठीक है। इतनी बात समझ आई आपको। हर चीज आपके जो भी मैटर है, ठीक है, वो किससे मिलके बना हुआ है, एटम से मिलके बना हुआ है, और एटम एक बहुत ही छोटी चीज है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एटम की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, ठीक है, हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। तो ज्यादातर सभी साइंटिफिक स्टडीज या डिस्कवरीज इंडिया में ही शुरू हुई थी, ठीक है, इंडिया में ही हुई पहले। अच्छा, तो यहाँ पे भी हमने किसका नाम लिखा है, 2 इंडियन फिलोसफर्स हैं, ठीक है, जिसमें से कि पहले कौन है, महर्षि कन्नड़। क्या नाम है इनका, महर्षि कन्नड़। महर्षि कन्नड़ ने एक बात कही, एक पोस्टुलेट दिया, ठीक है, पोस्टुलेटेड दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इन्होंने बोला मैटर को अगर हम डिवाइड करना शुरू करें, और मैटर को, क्योंकि ये एक इंडियन साइंटिस्ट थे, मैटर एक इंग्लिश का शब्द है, तो ये क्या बोलेंगे, इन्होंने मैटर को एक नाम दिया पदार्थ, ठीक है, पदार्थ। मैटर मतलब पदार्थ। अगर हम पदार्थ को, मान लो हमारे पास, इधर हम बनाते हैं, मान लो मेरे पास ये कोई एक पदार्थ है, ठीक है, और मैंने इसको डिवाइड करना शुरू किया, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, एक ऐसा स्टेज आ जाएगा। अब देखो, जैसे मैंने इसको तोड़ा, ये 2 हिस्सों में टूटा, अगेन मैं इसको तोड़ूं, तो ये क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। ध्यान से अगर आप देखोगे, एक टाइम बाद एक ऐसा स्टेज आ जाएगा, एक ऐसी चीज हमें मिलेगी जो आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती। मैं उसे काटते जा रही हूँ, काटते जा रही हूँ, पहले इतना बड़ा था, फिर छोटा हुआ, फिर और काटा, और छोटा हुआ, और काट दो, इन दोनों को भी बीच से काट दो, है ना, इस तरह से। तो जो एकदम लास्ट में बचेगी चीज, जो एकदम छोटा सा पार्टिकल बचेगा, जो अब आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, वही अकॉर्डिंग टू महर्षि कन्नड़ क्या था, एटम था, ठीक है। और एटम को इन्होंने क्या नाम दिया, देखो यहाँ पे लिखा भी है, दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, पदार्थ, वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल। छोटा, उससे भी छोटा, उससे भी छोटा, है ना, छोटे छोटा, एकदम एक ऐसा पार्टिकल मिल जाएगा जो फर्दर, जो एकदम ही सबसे छोटा है, जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। अल्टीमेटली स्टेज विल कम व्हेन वी शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल बियॉन्ड विच फर्दर डिविजन विल नॉट बी पॉसिबल। और उसी को उन्होंने क्या नाम दिया, एटम नाम दिया, ठीक है। समझ आया सभी को। यहाँ पे कुछ ग्रीक फिलोसफर्स के बारे में भी बताया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे आएगा आपका किसका नाम, डेल्टन का, ठीक है। कौन से ग्रीक फिलोसफर का यहाँ पे नाम आएगा, डेल्टन का नाम आएगा, ठीक है। डेल्टन ने भी यही कहा, इन्होंने सीधा वही जो इन्होंने महर्षि कन्नड़ ने पदार्थ नाम दिया था, इन्होंने उस चीज को क्या नाम दिया, डेल्टन ने मैटर नाम दिया। क्या नाम दिया, मैटर। अगर आप मैटर को डिवाइड करते जाओगे तो फाइनली जो चीज बचेगी वो क्या बनेगा, आपका लास्ट में एटम बनेगा या एटम बचेगा, ठीक है। इतनी बात समझ आई सभी को। ये सिर्फ हिस्ट्री की बात थी, क्वेश्चन नहीं आएगा, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि मैटर, एटम की डिस्कवरी या हिस्ट्री किसने दी, कौन से साइंटिस्ट या कौन से फिलोसोफर्स इन्वॉल्व थे।
नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये क्या है आपका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब हम किसकी बात करेंगे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। ये है आपके जॉन डाल्टन जी, जिन्होंने ये पूरी एटॉमिक थ्योरी दी थी। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की, इन्होंने एटम के बारे में कुछ चीजें बताई। ठीक है, जैसे अगर इन पोस्टुलेट्स को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताती हूँ। इन्होंने बताया कि हर चीज किससे मिलके बनी हुई है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसे हम एटम कहते हैं। ठीक है, एटम कैसा है, इंडिविजिबल है। इंडिविजिबल मतलब ये आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। ये एक लास्ट ऐसी यूनिट है जो अकेला इसके अंदर कुछ नहीं है, सिंपली इन्होंने ये बोला, और ये आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता एज पर डाल्टन। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला कि एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड, ना ही ये क्रिएट हो रहा है, ना ही ये बन रहा है, और ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक है, समझ आया सभी को? ये कुछ बातें, जो सिंपल बातें अभी मैंने आपको बताई कि ये जो आपका डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में आप क्या जानोगे। ठीक है, अब अगर हम पढ़ते हुए चलें तो देखते हैं क्या क्या बताया हुआ है। मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। मैटर किससे मिलके बना हुआ है, एकदम एक्सट्रीमली स्मॉल, एकदम छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल से, जिसको हम एटम कहते हैं। ठीक है, एटम ऑफ सेम सब्सटेंस आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या कहा गया, इंडिविजिबल है। ठीक है, इंडिविजिबल पार्टिकल है, ध्यान रखना। एटम्स ऑफ सेम सब्सटेंस आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, कहने का ये मतलब है, मान लो मैंने ये एक हाइड्रोजन का एटम लिया, ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम लिया, तो ये दोनों हाइड्रोजन के ही एटम है। तो ये हर चीज में, चाहे वो शेप हो, चाहे वो साइज हो, शेप हो, मास हो, केमिकल प्रॉपर्टीज हो, हर चीज में ये दोनों हाइड्रोजन के एटम कैसे होंगे, सेम होंगे। उनका शेप, साइज और हर चीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। ठीक है, वहीं अगर हम एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लें तो वो हर एस्पेक्ट में डिफरेंट होंगे। मान लो मैंने एक एटम लिया, इसको समझने के लिए आप ले सकते हो एग्जांपल, मान लो एक मैंने हाइड्रोजन का एटम लिया और वहीं एक नाइट्रोजन का ले लिया, तो ये शेप में, साइज में, सभी तरह की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में दोनों के ही एटम कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, ये सब कौन बता रहे हैं, आपके जॉन डाल्टन, इसीलिए किसके अंदर इंक्लूड हो रहे हैं ये सभी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अंदर। ठीक है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम में क्या एबिलिटी है कि वो किसी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, एकदम ऐसी छोटी चीज जो एक केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले सकती है, वो क्या है, आपका एटम है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में कंबाइन विद ईच अदर इन ए फिक्स्ड सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स। ठीक है, ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई। जैसे इसका क्या मतलब है, मान लो वी हैव एक कोई कंपाउंड है, हम ले लेते हैं, वाटर की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, वाटर की बात करेंगे। ठीक है, अब अगर हम वाटर की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2, ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 1, तभी तो ये पानी बना है ना, तभी तो ये पानी बना, एक फिक्स्ड अमाउंट में है, और एलिमेंट्स भी सेम रहेंगे तभी पानी कहलाएगा। ऐसा नहीं है अगर मैं N2O ले लूं तो ये पानी हो जाएगा, नहीं, या ऐसा भी नहीं है कि मैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स बढ़ा दूं। ठीक है, H3O4, ये सब कुछ और चीजें हैं, ये पानी नहीं है। पानी एक ही है और फिक्स्ड अमाउंट में उसमें एटम्स प्रेजेंट है किसी एलिमेंट्स के। ठीक है, जैसे अगर हम पानी की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही प्रेजेंट होगा हमेशा। हाइड्रोजन के 2 एटम्स होंगे और ऑक्सीजन का 1। ठीक है, समझ आया सभी को, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रहेगा। ये सभी पोस्टुलेट्स किसके थे, आपके डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के। ठीक है, समझ आया। अब मैंने इस पॉइंट को एकदम हाईलाइट क्यों करवाया, क्योंकि अब जो आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम इसको एज अ ड्रॉबैक मानेंगे। ठीक है, मतलब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल।
ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है? डाल्टन ने क्या कहा अभी हमने देखा कि मैटर किससे मिलके बना है? एटम से। और एटम एक इनडिविजिबल चीज है जिसके अंदर कुछ और चीज प्रेजेंट नहीं हो सकती। पर आगे जाके फ्यूचर में कुछ डिस्कवरीज हुई जिनसे ये पता चला कि एटम भी कुछ चीजों से मिलके बना है, ठीक है। और उन्हीं चीजों को क्या कहा गया? सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या कहा गया? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब एटम के अंदर कुछ 3 चीजें प्रेजेंट है मेनली, जिससे मिलके एक एटम बना है। कौन कौन सी है वो 3 चीजें? हम सभी को पता है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और तीसरा न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तीसरा क्या है? न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये 3 चीजों के मिलने से क्या बना है? आपका एक एटम बना हुआ है, ठीक है। तो जब आप एटॉमिक मॉडल्स पढ़ोगे, ठीक है, अभी मैंने बताया था कि 3 एटॉमिक मॉडल्स आज की क्लास में हमें देखने हैं, तो वो किस बेसिस पे बने? इन्हीं तीनों की अरेंजमेंट के बेसिस पे बने, ठीक है। समझ आया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। अभी मैंने आपको सिर्फ बताया कि एक एटम में ये 3 चीजें होंगी ही होंगी, ठीक है। समझ आया? अब अगर आपके दिमाग में कभी एक क्वेश्चन आया हो कि मान लो हम एक एग्जाम्पल लें, या आप मेरे से पूछो कि मैम हाइड्रोजन का एटम नाइट्रोजन के एटम से अलग कैसे है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी कि वेरिएशन होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के नंबर में ही डिफरेंस होता है, ठीक है। किसी में इलेक्ट्रॉन का नंबर कुछ है, किसी में प्रोटॉन का नंबर कुछ है। इस बेसिस पे डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स होते हैं, ठीक है। समझ आया? जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अभी जब हम पीरियडिक टेबल पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगी अच्छे से एलिमेंट्स के बारे में। तो जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं वो हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है, किससे मिलके बना है? कई सारे एटम से मिलके बना है, ये भी आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। तो अब हम किसकी बात करेंगे? सब एटॉमिक पार्टिकल की। इलेक्ट्रॉन क्या है? आप सभी को पता है नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, इस पे कोई चार्ज ही नहीं है, ठीक है। बात करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल की। सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। It was known by 1900 that atom was not a simple indivisible particle but contains at least one subatomic particle, ठीक है। तो 1900 में जाकर पता चला कि ऐसा नहीं है कि एटम एक इंडिविजिबल पार्टिकल है, ठीक है। अभी तक माना जा रहा था कि एटम के आगे कुछ है ही नहीं, एटम के अंदर कुछ है ही नहीं, पर 1900 के आसपास ये पता चला कि नहीं, एटम एटलीस्ट कुछ एक सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना है, और उसी का नाम क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन दिया गया। डिस्कवरी किसने की इलेक्ट्रॉन की? जे थॉमसन, ठीक है। किसने की? जे थॉमसन ने, ठीक है। अभी आगे आप इमेज भी देख लोगे कि कौन थे जे थॉमसन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? जे थॉमसन ने की। अच्छा, कई बार पूछ लिया जाता है कि जिस एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप के थ्रू किया गया, ठीक है, ठीक है, तो कई बार पूछ लिया जाता है कि उसमें कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, तो आप क्या लिखोगे? कैथोड रे। कौन से वाले से? कैथोड रे, ठीक है, बस इतना ध्यान रख लेना। अब ये एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ था, क्या था, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही आपके क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोटॉन। अगर हम प्रोटॉन की बात करें, इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वाज आइडेंटिफाइड, ई गोल्डस्टीन इन 1886, मतलब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से भी पहले गोल्डस्टीन ने, साइंटिस्ट का नाम है, 1886 में किसकी डिस्कवरी कर दी थी? प्रोटॉन की, ठीक है। अच्छा, discovered the presence of new radiation in a gas discharge and called them canal rays. This subatomic particle had a charge, ठीक है। ये जो subatomic particle था, प्रोटॉन भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, मतलब एटम के अंदर पाया जाने वाला एक पार्टिकल है। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा एटम के अंदर? इक्वल
मतलब इसका मैग्नीट्यूड मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे एक एटम के अंदर उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ठीक है। तो इस सेंटेंस के थ्रू वो यही बता रहे हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब नंबर तो उतना ही है प्रोटॉन्स का एक एटम में जितना इलेक्ट्रॉन्स का है, बट साइन अपोजिट है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का साइन क्या था, देखो नेगेटिव, तो नेगेटिव का अपोजिट क्या होगा, जाहिर सी बात है पॉजिटिव। तो प्रोटॉन्स पे कैसा चार्ज हुआ, पॉजिटिव चार्ज हुआ, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखने की जरूरत है। क्या कह रहा है, ये जो प्रोटॉन था इसका मास अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कहने का ये मतलब है कि ये जो मास है प्रोटॉन्स कंपैरेटिवली हैवियर होते हैं, कितने, 2000 टाइम्स, 2000 गुना ज्यादा भारी है किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, ठीक है। और एक एटम का जो मास है वो किसके मास पे डिपेंड करता है, प्रोटॉन के ऊपर ही, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में बहुत कम है, ठीक है। इट वॉज गिवन द नेम प्रोटॉन, और फिर उस सब एटॉमिक पार्टिकल को क्या नाम दिया गया, प्रोटॉन नाम दिया गया, ठीक है। समझ आया सभी को। क्वेश्चन आएगा किसने की, क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, यहां पे भी, ठीक है। इन जनरल इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज ई। इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, हम बार बार पूरा स्पेलिंग तो लिखेंगे नहीं, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम सिंबल यूज कर सकते हैं ई, और प्रोटॉन के लिए ऐसे पी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो यहाँ हम ऐसे माइनस लिख देंगे, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है तो हम ऐसे यहाँ प्लस लिख देंगे, ठीक है। समझ आया। द मास ऑफ प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट एंड इट्स चार्ज एज +1, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उसका मास कैसे, वजन कैसे लेंगे, तो 1 यूनिट की तरह लेंगे, और चार्ज कैसे लेंगे, एज +1 चार्ज है प्रोटॉन पे, ठीक है। समझ आया सभी को। ये सभी आप पढ़ लेना, सब यहाँ पे आपको समझाया गया है कि क्या दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में ही। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन। समझने वाली बात यह है कि जब एटॉमिक मॉडल्स आए तब तक आपका न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, ठीक है। पहले आपके किसकी डिस्कवरी हो गई, प्रोटॉन्स का पता चल गया, इलेक्ट्रॉन्स का पता चल गया, उसी के बेसिस पर उसी के बेसिस पर एटॉमिक मॉडल्स दिए गए, ठीक है, जो अभी हम न्यूट्रॉन कंप्लीट करने के बाद देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की और न्यूट्रॉन है क्या। तो चैडविक, ठीक है, जे चैडविक डिस्कवर्ड अनदर सब एटॉमिक, कब, 1932 में, है ना। 1900 में क्या पता चला था, इलेक्ट्रॉन, उससे पहले क्या पता चल गया, प्रोटॉन। नेक्स्ट 1932 में किसकी डिस्कवरी हुई, न्यूट्रॉन की। डिस्कवर अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल विच हैड नो चार्ज। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि आपका जो न्यूट्रॉन है उसके पास कोई चार्ज नहीं है, एंड ए मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। और मास कितना है, वजन कितना है, नियरली किसके बराबर है, प्रोटॉन के ही बराबर है, नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। इट वाज इवेंचुअली नेम्ड एज न्यूट्रॉन। उसको अल्टीमेटली क्या नाम दिया गया, न्यूट्रॉन नाम दिया गया। न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। अब देखो, वैसे तो ये आगे की बात है, फिर भी बता देती हूँ। सपोज ये आपका कोई एटम है, ठीक है। ये एटम का सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। सेंटर में एटम के न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं आपके किसमें, न्यूक्लियस में। ये जो अंदर वाली चीज है इसको क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियस बोलेंगे, ठीक है, न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये एटम के साइड में इस तरह से जो पाथ बनाए जाते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स या पाथ, इस पे क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इस पे क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ये एक बेसिक सा मॉडल है किसका, एटम का, मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए बनाया, ठीक है। तो आगे देखते हैं। The mass of atom is therefore given by the sum of masses of protons and neutrons present in the nucleus। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि अगर आपको बताना हो किसका वजन, पूरे एटम का वजन, तो वो किस पे डिपेंड करेगा। मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन का मास तो प्रोटॉन के कंपैरिजन में कुछ है ही नहीं,
तो पूरा मास किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है, और न्यूक्लियस में दो चीजें हैं, आपका प्रोटॉन और आपका न्यूट्रॉन। ठीक है, समझ आया, समझ आया इतना। अगर आपसे कोई, ये तो हमने एटम के मास की बात कर दी, अगर कोई एटम के साइज की बात करे, किसकी बात करे, एटम के साइज की, तो देखो एटम एक क्या है, एक सर्कुलर कुछ इमेज आपके दिमाग में बन के आ रही होगी, है ना, स्फेरिकल बॉडी। तो देखो जो भी स्फेरिकल बॉडी होती है, जैसे हम बात करें हमारे पास कोई बॉल है, तो हम उसके साइज को पता करने के लिए क्या पता करते हैं, उसका रेडियस, है ना। और अगर आपको उसका रेडियस पता करना है, तो साइज पता करना है तो आप रेडियस पता करोगे। वैसे ही एटम के साइज के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस। अब ये जो एटम है ये बहुत ही छोटी चीज है, मैंने आपको बताया, तो जाहिर सी बात है हम एटम का रेडियस मीटर्स, मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर में नहीं निकालेंगे। इसके लिए जो टर्म हम यूज करेंगे वो क्या होगा, आपका मेजरिंग यूनिट नैनोमीटर। क्या होगी मेजरिंग यूनिट, नैनोमीटर। ठीक है, समझ आया, समझ आया सभी को। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट अगर हम आगे चलें, अब शुरुआत हो रही है एटॉमिक मॉडल से। सबसे पहले है हमारा थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, या थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। ये कौन है, आपके जे थॉमसन, जिन्होंने हमारे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी की, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले। देखो इन्होंने एक सिंपल सा मॉडल दिया एटम का, जैसे आप सभी ने वाटरमेलन या तरबूज खाया ही होगा, है ना। तो देखो अगर आप तरबूज को ऐसे बीच से खोल के देखोगे, एकदम ऐसे बीच से काटोगे, तो उसमें बहुत सारा रेड रेड पार्ट होता है जिसे हम खाते हैं, है ना। और कहीं कहीं बीच बीच में क्या धसे हुए हैं, बीज हैं, ब्लैक कलर के बीज धसे हुए हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि जो भी रेड वाला पार्ट है वो सभी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका पॉजिटिव चार्ज दिखा रहा है एटम के अंदर। ठीक है, तो ये मॉडल्स क्या है, मैंने अभी आपको बताया ना कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो खैर तब तक नहीं डिस्कवर हुआ, सिर्फ अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें तो उसकी अरेंजमेंट क्या है एटम के अंदर, उसी को हम एटॉमिक मॉडल कहेंगे, है ना। तो इन्होंने क्या कहा, जैसा मैंने आपको बताया कि ये अगर हमारा क्या है, एक तरबूज है, और इसमें ये जो पूरा रेड रेड हिस्सा है, ये पूरा रेड रेड हिस्सा है, ये क्या है आपका, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज, या जिसे हम प्रोटॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटॉन भी कहते हैं। वहीं जो आपका ब्लैक ब्लैक यहाँ पे कुछ ऐसे बीज दिखाई दे रहे हैं, वो क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उस पॉजिटिव चार्ज के अंदर धसे हुए हैं। ठीक है, वो जो भी ऐसे मैंने ब्लैक ब्लैक बनाया डॉट्स, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स धसे हुए हैं उस पॉजिटिव चार्ज के अंदर। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या है ये, सभी आपके इलेक्ट्रॉन्स। समझ आया सभी को। ठीक है, और इसी को हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक ये वाटरमेलन मॉडल तो बोल ही देंगे, दूसरा हम इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, प्लम पुडिंग, या क्रिसमस पुडिंग भी बोल सकते हैं। क्रिसमस पुडिंग मतलब देखो, जो क्रिसमस के टाइम पे एक केक आता है, ड्राई केक, उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे नट्स वगैरह घुसे हुए होते हैं या धसे हुए होते हैं। तो उस केक से, उस ड्राई केक से उन्होंने क्या किया, एटम को कंसीडर करते हुए एक स्ट्रक्चर बताया कि वो जो ब्रेड है या जो हिस्सा है ड्राई सा, वो क्या है, आपका पूरा पॉजिटिव चार्ज है, और जो वो नट्स हैं छोटे छोटे जो उसमें घुसे हुए हैं अंदर, जिसे हम प्लम भी कह रहे हैं, वो क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, समझ आया सभी को। यहाँ पे आपको पूरा बताया हुआ है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में। ठीक है, थॉमसन प्रपोज दैट मॉडल ऑफ एटम टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ क्रिसमस पुडिंग। ठीक है, ज्यादातर उसे क्रिसमस पे ही खाया जाता है, इसीलिए क्रिसमस पुडिंग भी बोला गया। ठीक है, क्रिसमस पुडिंग इज नथिंग, एक केक है बस। ठीक है, जिसमें क्या है, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स या प्लम्स घुसे हुए हैं। द इलेक्ट्रॉन इन ए स्फेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन किसमें, एक पूरा पॉजिटिव चार्ज का स्फेयर है, स्फेयर है एक पॉजिटिव चार्ज का जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। While like dry fruits in a spherical Christmas pudding,
इलेक्ट्रॉन्स कैसे प्रेजेंट हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स प्रेजेंट हैं एक स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग में। वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ ए वाटरमेलन, हम एक तरबूज के बारे में भी सोच सकते हैं। द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम इज स्प्रेड ऑल ओवर लाइक द रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैला हुआ है, जैसे रेड एडिबल पार्ट आपके वाटरमेलन का फैला हुआ है। ठीक है, व्हाइल द इलेक्ट्रॉन आर स्टडीड इन द पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर लाइक द सीड्स इन द वाटरमेलन, जैसे वाटरमेलन में सीड्स धसे हुए हैं। ठीक है, सभी को समझ आया? तो ये था आपका पूरा थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, बाकी सब भी आपको थ्योरेटिकली वही चीजें बताई गई हैं जो मैंने बताई। ठीक है, आप इसको ध्यान से देख सकते हो, पढ़ सकते हो पूरी थ्योरी को। अच्छा, और यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, आरआरबी जेई के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, इसीलिए मैंने आपको पढ़ाया। और इसीलिए जो बैच है रूट बैच, ये इंपॉर्टेंट है सभी तरह के रेलवे के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ग्रुप डी या एनटीपीसी को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपको ये जो पूरा रेड पार्ट है ये पॉजिटिव चार्ज को इंडिकेट कर रहा है, और ये जो ब्लैक बीज सीड्स दिख रहे हैं वाटरमेलन में ये इलेक्ट्रॉन्स है। ये देखो यहाँ पे एक और इमेज दी हुई है, पूरा ये रेड रेड पार्ट पॉजिटिव चार्ज है और ये ग्रीन ग्रीन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट है आपका रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। देखो ये है आपके रदरफोर्ड। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ रेज दिख रही हैं, ये रेज क्या है, रिफ्लेक्ट कर रही हैं। आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, किस चीज को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, बस एक इमेज लगाई गई है ताकि आपको पता चले कि कुछ इस तरह की रेज से जुड़ा हुआ आप आगे देखने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले अगर हम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की बात करें तो इनको पता है क्या क्यूरियोसिटी थी, इनको ये जानना था कि इलेक्ट्रॉन्स एक एटम में किस तरह से प्रेजेंट है या कहाँ पे प्रेजेंट है। तो इन्होंने जिस एक्सपेरिमेंट का यूज किया उसे हम क्या बोलते हैं, उसके दो नाम है। एक हम बोलेंगे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, क्या बोलेंगे, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, और दूसरा हम क्या नाम देते हैं, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब वाई गोल्ड फॉइल, क्योंकि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल का यूज किया। अब क्वेश्चन उठता है क्यों गोल्ड की ही फॉइल ली, कोई और मेटल क्यों नहीं यूज किया? अगर आपको फॉइल ही लेनी है तो एल्यूमिनियम फॉइल, सिल्वर फॉइल, ये सब क्यों नहीं लिया? क्योंकि देखो रदरफोर्ड को एक बहुत ही पतली फॉइल चाहिए थी। ठीक है, तो और बहुत ही पतली थिन शीट में कन्वर्ट होने की एबिलिटी गोल्ड में थी मैक्सिमम, है ना, तो इसीलिए इन्होंने क्या लिया, एक बहुत ही पतली गोल्ड की फॉइल ली। अल्फा पार्टिकल्स, मतलब अल्फा पार्टिकल्स क्या है, ये एक ऐसे एटम है, एक ऐसा यहाँ पे एटम लेंगे जो कैसा है, डबली पॉजिटिव चार्ज है जिसके ऊपर। सिंपली मैं अगर आपको हिंदी में बताऊं तो यहाँ पे हम आपको हीलियम का एक आयन लेंगे जो जिसपे चार्ज कितना है, 2 पॉजिटिव। ठीक है, सिंपली ये कैसा है, डबली चार्ज पॉजिटिव आयन। ठीक है, इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज हैं। क्यों लिया, क्योंकि रीजन ये था कि एक तो आपको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, दूसरी बात ये बहुत ही तेजी से हिट करेगा गोल्ड फॉइल को। ठीक है, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ यहाँ पे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अर्नस्ट रदरफोर्ड वाज इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड विद इन द एटम। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज है। दूसरी बात, रदरफोर्ड डिजाइन्ड एन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस। ठीक है, उन्होंने पूरा एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्रिएट किया जो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन ए थिन गोल्ड फॉइल। ठीक है, बहुत तेजी से मूव करने वाले अल्फा पार्टिकल्स लिए। क्या थे अल्फा पार्टिकल्स, हीलियम 2 पॉजिटिव आयंस, और वो किस पर फॉल कर रहे हैं, बहुत ही पतली सी गोल्ड फॉइल पर फॉल कर रहे हैं। ठीक है, समझ आया? ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाया गया है। अगर ये वाला इमेज क्लियर है तो आप देख सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिया, इस वाले से समझते हैं, इस वाले से समझते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक
लेड बॉक्स लिया और यहाँ पे रेडियम लिया, ठीक है। रेडियम क्या करेगा, रेडियम है सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। ये क्या है आपका सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल जिसमें से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं। और यहाँ पे एक स्लिट बनाई, ठीक है, ताकि एक रो में अल्फा पार्टिकल्स निकले, एक के बाद एक ही जगह से निकले, इधर उधर यूं ना निकले, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने क्या लगाया, एक गोल्ड फॉइल लगाया, ठीक है, ठीक है, क्या लगाया, एक गोल्ड फॉइल लगाया। ये क्या है आपका, एक गोल्ड फॉइल है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल बहुत तेजी से आ रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये पेनिट्रेट कर जाएंगे, इसके अंदर से बाहर निकल जाएंगे, किसके बीच में, ये जो थिन गोल्ड फॉइल लगी हुई है। और पीछे इन्होंने ये एक डिटेक्टर लगाया, ये क्या है आपका, एक फ्लोरेसेंट शीट होती है। फ्लोरेसेंट शीट मतलब ये जो पूरा ऐसे कर्व में कैसे आपको कुछ दिख रहा है ना, ये क्या है आपकी फ्लोरेसेंट शीट है, ठीक है। फ्लोरेसेंट शीट क्या होती है, ग्लो करती है। जब भी इस पे कोई अल्फा पार्टिकल टकराएगा, ये अल्फा पार्टिकल का जो पाथ है हमें वो नहीं दिख रहा, ठीक है। हमें कब पता चलेगा अल्फा पार्टिकल कहाँ टकराया, जब ये जाके अल्फा पार्टिकल किससे टच करेगा, किससे टकराएगा। ये जो पीछे से कर्व में आपको फ्लोरेसेंट शीट दिख रही है, क्या दिख रही है, फ्लोरेसेंट शीट दिख रही है, ठीक है। तो क्या होगा, वहां पे एक चमक, एक लाइट इंड्यूस होगी, एक चमक प्रोड्यूस होगी, जिससे आपको क्या पता चलेगा कि हाँ अल्फा पार्टिकल टकराया। अब अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, जब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं तो ज्यादातर क्या हुए, सारे सीधे निकल गए, ठीक है, सीधे निकल गए। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है सीधे पास कर गए इस गोल्ड फॉइल को। वहीं एक दो कैसे हुए, जिन्होंने हल्का सा डिफ्लेक्शन शो किया, ठीक है, हल्के से इधर और इधर गए। ये वाला देखो आप, ये वाला देखो आप, हल्का सा इधर गया और ये भी हल्का सा डिफ्लेक्शन शो हुआ। और तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या आई कि बहुत कम, मतलब अगर हम मान लो हमने 1800 कुछ अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्ड किए, फेंके, तो उसमें से मान लो कोई एक क्या हुआ, एकदम उल्टा वापस आ गया। देखो यहाँ पे दिख भी रहा है, एकदम उसने अपना पाथ रिट्रेस कर लिया, ठीक है। अब मैम इससे क्या कंक्लूजन मिला, तो चलिए समझते हैं कि क्या कंक्लूजन मिला, ठीक है। कंक्लूजन्स ये है कि जब हमने बहुत सारे अल्फा पार्टिकल फेंके और बहुत सारे सीधे निकल गए, ठीक है, गोल्ड फॉइल को पास करते हुए सीधे निकल गए, इससे हमें ये पता चला। देखो यहाँ पे एक और इमेज होगी, देखो ज्यादातर सीधे निकलते हुए आपको इस वाले इमेज में दिख रहे हैं, ठीक है। इससे ये पता चल रहा है कि ज्यादातर स्पेस, मैक्सिमम स्पेस कैसा है, मैक्सिमम स्पेस एम्प्टी है, ठीक है। मैक्सिमम स्पेस क्या है, एम्प्टी है, किसके अंदर, एटम के अंदर, मतलब खाली जगह है, ठीक है। मैक्सिमम स्पेस एम्प्टी है। दूसरी चीज जहां हमने ये देखा, जैसे अगर आप इस वाली बीम को देखोगे तो बहुत हल्का सा डिफ्लेक्शन हुआ, इस वाली बीम को देखोगे तो बहुत हल्का सा डिफ्लेक्शन हुआ। हीलियम कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, और हमें यह भी पता है कि एटम के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो उससे ये कंक्लूजन मिला कि एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत कम जगह में लोकेटेड है, बहुत कम जगह में प्रेजेंट है, ठीक है। और कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है। देखो हम यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है, ये एक एटम है, ये बीच में जो ये काला काला है, ठीक है, बीच में जो काला काला है, अगर इसके पास जाएगा वही आपका क्या है, न्यूक्लियस है, या पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। समझ आया। तो दूसरी बात क्या पता चली कि जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मतलब हम बोल सकते हैं प्रोटॉन्स भी बोल सकते हैं। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन्स के बारे में ही बताया था, क्योंकि इन्हें नहीं पता था कि न्यूट्रॉन्स जैसा भी कुछ होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन्स जैसा कुछ होता है, अभी तक नहीं पता था रदरफोर्ड को। तो इन्होंने बोला जो प्रोटॉन्स है वो वेरी लिटिल स्पेस में प्रेजेंट है, ठीक है, वेरी, जिसे हम जो कि कहां पर है, सेंटर में है, ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हो। और तीसरी चीज क्या पता चली कि जब, मतलब मैंने बोला बहुत सारे हमने बॉम्बार्ड किए, कोई एक क्या था एकदम वापस, या ये वाला देखो ऐसे गया और फिर वापस आ गया, उसने अपना पाथ एकदम रिट्रेस कर लिया। इट मींस कि एटम के सेंटर में कुछ हार्ड, कुछ डेंस चीज प्रेजेंट है, ठीक है। एटम के
सेंटर में क्या प्रेजेंट है, कुछ डेंस सब्सटेंस प्रेजेंट है, डेंस और हार्ड, ठीक है। यही क्या था आपका न्यूक्लियस था, ठीक है। यहीं पे क्या हुई, आपके न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई, ठीक है। समझ आया, वही जो डेंस और हार्ड चीज है जो एटम को अल्फा पार्टिकल को अपने अंदर से पास नहीं होने दे रही, वो कहाँ है, एटम के एकदम बीचों बीच सेंटर में लोकेटेड है, ठीक है। देखो अब पढ़ते हैं क्या क्या था, पहले ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल गो स्ट्रेट, ज्यादातर कैसे चले गए, स्ट्रेट चले गए, ठीक है। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय फॉइल बाय स्मॉल एंगल, कुछ कैसे थे, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्शन शो किया, ऐसे शो कर रहे थे। और सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ 12,000, ठीक है, अगर हमने 12,000 पार्टिकल फेंके तो उनमें से कोई एक क्या हुआ जिसने अपना पाथ रिट्रेस कर लिया या रीबाउंड हो गया, वो है ना। इन द वर्ड्स ऑफ रदरफोर्ड, दिस रिजल्ट वाज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल एज इफ यू फायर ए 15 इंच शेल। ये सब पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला पॉइंट। जो भी आपके ऑब्जर्वेशंस थी मैंने सब बता दिया, ये 3 ऑब्जर्वेशंस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये तीनों ही ऑब्जर्वेशंस हैं। नेक्स्ट, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के क्या क्या कंक्लूजन्स थे एक बार देखते हैं। जैसा कि मैंने बोला, ज्यादातर जो आपके अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे चले गए। इट मींस इनसाइड द एटम मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, ज्यादातर स्पेस एटम के अंदर एम्प्टी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट डिफ्लेक्टेड और विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्ट हुए बिना सीधे गुजर गए, सीधे निकल गए, ठीक है। और वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, बहुत कम पार्टिकल्स थे जो डिफ्लेक्ट हुए, हल्के फुल्के ऐसे अपने पाथ से भटके। तो उससे क्या पता चला, इंडिकेट दैट पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस, बहुत कम जगह में एटम का पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। जैसे थॉमसन ने क्या कहा था कि पूरे में लाल लाल, वो जो जैसे तरबूज में पूरा लाल लाल होता है तो पूरा पॉजिटिव चार्ज वैसे फैला हुआ है, तो वो जो थॉमसन की बात थी वो यहाँ पे गलत प्रूव हो गई, है ना, एज पर रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, है ना। अच्छा, ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय 1800, इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज इन द मास ऑफ गोल्ड एटम वर कंसंट्रेटेड, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है एटम का, गोल्ड एटम का, और जितना भी मास है वो सभी कहाँ कंसंट्रेटेड है, किसी एक जगह सेंटर में बीच में कंसंट्रेटेड है। तभी वो जो एक, वो मतलब जो हमने बहुत सारे फेंके उनमें से कोई एक क्या था, वापस आ गया, है ना, इस वजह से। नेक्स्ट आपको यही सब बताया गया है। यहाँ पे आपको ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। अभी मैंने बताया कि न्यूक्लियस के बारे में पता चल गया, ठीक है, किसने बताया, रदरफोर्ड ने बताया, ठीक है। और उन्होंने क्या पुट फॉरवर्ड, क्या आगे लेके आए, वो न्यूक्लियस का मॉडल, या एटम के अंदर एक चीज एग्जिस्ट करती है न्यूक्लियस नाम की, ठीक है, जो कि बहुत टफ है, बहुत डेंस है, और उसके अंदर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ये सब बात किसने बताई, रदरफोर्ड ने। पर अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन्स हुआ करते थे, ठीक है, अभी तक न्यूट्रॉन्स के बारे में नहीं पता था, ठीक है। देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। नियरली जितना भी मास है उस एटम का, नियरली ऑल द मास ऑफ एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, उस एटम का मतलब ये मान लो हमारे पास ये पूरा एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो इस पूरे एटम का जो भी मास है वो इस बीच वाले सेंटर पर ही प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ। और ये भी एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई, ठीक है, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग। जैसे ये मैंने एक सर्कुलर पाथ बनाया ग्रीन कलर से, इसके ऊपर जो भी इलेक्ट्रॉन्स है आपके एटम में रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से एक सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ठीक है, क्यों आगे बताऊंगी। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज, और जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही छोटा है। जब एटम बहुत छोटा है तो एटम के कंपैरिजन में उसका जो सेंटर है एक पॉइंट जैसा, वो उससे भी बहुत ज्यादा छोटा होगा, ठीक है, इतनी बात समझ आई, ठीक है। ये सभी मैंने अभी तक आपको जो भी बातें बताई ये रदरफोर्ड के मॉडल की बातें थी। अब बात आई
क्या ये पूरी तरह सही था? नहीं, ड्रॉबैक्स हर किसी के मॉडल में ड्रॉबैक्स निकले हैं, ठीक है। ड्रॉबैक्स मतलब खामियां, कमियां, है ना, समझ आ रहा है ना कि क्या गलती रह गई थी। अभी जब हमने रदरफोर्ड का मॉडल देखा तो हमें गलती, खामी, ड्रॉबैक मिले ना किसमें? थॉमसन के मॉडल में, है ना, मिले ना थॉमसन के मॉडल में। थॉमसन का कहना था जैसे तरबूज पूरा रेड रेड जो पार्ट है वो आपका पॉजिटिव चार्ज है, बट रदरफोर्ड ने क्या कहा? नहीं, ऐसा नहीं है, पॉजिटिव चार्ज पूरे में इधर उधर नहीं बिखरा हुआ, वो किसी एक जगह सेंटर में प्रेजेंट है, लोकेटेड है, ठीक है, उसी को न्यूक्लियस बोला। देखते हैं द रिवॉल्यूशन। देखो सिंपल मैं आपको बताती हूँ, यहाँ देखो ड्रॉबैक्स अगर हम बात करें तो अगर कोई चीज रिवॉल्व करती है, घूमती है, ठीक है, जैसे इन्होंने बोला पॉजिटिव चार्ज यहाँ बीच में है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है मानो। तो जब भी कोई चीज घूमती है तो वो क्या करती है? एक्सिलरेट करती है। अगर कोई चीज चल रही है या घूम रही है तो वो एक्सिलरेट करेगी, ठीक है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, ये चार्ज पार्टिकल है, ये मूव करेगा तो ये क्या करेगा? एनर्जी रेडिएट करेगा, ठीक है। यहाँ पे इसमें बहुत सारी एनर्जी है, फिर ये धीरे 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 इसकी एनर्जी ना कम होती जा रही है और ये एक टाइम बाद क्या करेगा? न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा और एटम क्या कर गया? कोलैप्स कर गया। कोलैप्स मतलब गया, खत्म, ठीक है। पर अगर ऐसा ही होता, ठीक है, ये कहना था किसका? रदरफोर्ड का, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो गोल 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 घूम रहा है। पर साइंस के कुछ अलग या फिजिक्स की कुछ अलग थ्योरीज ये भी कहती हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स घूम रहा है तो वो क्या करता है? एनर्जी निकलती है उसके अंदर से। अब जब जो भी एनर्जी थी वो अभी आप तेज से घूमना शुरू करोगे, अभी आप में बहुत तेज एनर्जी है, फिर धीरे 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 एनर्जी कम होती जाएगी, आप क्या करोगे? एक जगह जाके खड़े हो जाओगे। तो वैसा ही ऐसा माना गया कि ये ऐसे 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 रिवॉल्व करेगा, एक दिन जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम खत्म। एटम खत्म मतलब दुनिया खत्म, पर ऐसा तो नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, हम भी प्रेजेंट है, ये स्टाइलस भी है, आप भी हो, सब कुछ है ना। इट मीन्स ये जो चीज है ऐसा क्यों नहीं हो रहा? पूछा ये गया कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा? गिरना चाहिए ना इलेक्ट्रॉन जाके सेंटर में, पर क्यों नहीं गिर रहा? जब ये क्वेश्चन खड़े हुए तो अब रदरफोर्ड क्या हो गए? शांत हो गए, इनके पास कोई आंसर नहीं था। रदरफोर्ड ने ये तो बोल दिया सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, पर जब दूसरे साइंटिस्ट ये वाली बात लेके आए कि अगर वो घूम रहा है तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा, जाके गिर जाएगा न्यूक्लियस में और फिर एटम कोलैप्स हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, तो उस टाइम पे रदरफोर्ड एकदम शांत हो गए, उनके पास कोई आंसर ही नहीं था। तो अब कौन आया? आपके नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था नील बोर, और इन्होंने क्या दिया? बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। अभी आप चाहो तो एक बार रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को ध्यान से देख सकते हो। रदरफोर्ड ने बेसिकली दो चीजें बताई। पहली बात उन्होंने ये बताई, पहले पॉजिटिव चार्ज के बारे में बताया। पहले ये बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपके एटम में किसी एक जगह सेंटर में लोकेटेड है, ठीक है। किस चीज के अंदर? एक चीज है जो डेंस है जिसका नाम है न्यूक्लियस, उसके अंदर प्रेजेंट है। और जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के आसपास ऐसे एक सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं। किस पाथ में? सर्कुलर पाथ में। ये भी बात याद रखना। ये किसने कही? रदरफोर्ड ने। फिर कुछ साइंटिस्ट है जिन्होंने मतलब किया परेशान कि भाई ये बताओ, अगर कोई चीज घूमती है उसमें से एनर्जी निकलेगी, एक टाइम बाद उसकी एनर्जी खत्म, वो जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा, सब कुछ खत्म। तो उस टाइम रदरफोर्ड कंफ्यूज हो गए। तो अब मदद करते हुए कौन है? आपके नील बोर, ठीक है। नील बोर ने क्या कहा? देखो सिंपल समझो, इन्होंने कहा ठीक है पॉजिटिव चार्ज है सेंटर में और इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, ठीक है। एक फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। किसमें? एटम में कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स बने हुए हैं, जैसे एक ऑर्बिट ये हो गया, एक ये दूसरा ऑर्बिट हो गया, एक ये तीसरा ऑर्बिट हो गया, इस तरह कुछ ऑर्बिट्स प्रेजेंट हैं। इनकी जो एनर्जी है वो फिक्स्ड है, इनकी एनर्जी फिक्स्ड है। मतलब जब तक एक इलेक्ट्रॉन, मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन मैंने बनाया, ठीक है, इस वाले ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, उसकी एनर्जी फिक्स्ड है, वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा, उसमें से कोई एनर्जी नहीं निकल रही। वैसे ही मान लो कोई इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिट में घूम रहा है, जब तक वो एक ही ऑर्बिट में घूमेगा उस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड है, तो इलेक्ट्रॉन भी फिक्स्ड है, वो भी एनर्जी नहीं अंदर बाहर या क्या बोलोगे, रिलीज नहीं कर रहा, सिंपल, ठीक है। तो
पढ़ते हैं, इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शंस रेज्ड अगेंस्ट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, नील बोर पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पोस्टुलेट अबाउट द मॉडल ऑफ एटम। अब कौन आए किसकी मदद करते हुए? आपके रदरफोर्ड की मदद करते हुए नील बोर। बोहर का मॉडल से भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाता है, ठीक है। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था? ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स known as discrete orbits of electron are allowed inside the atom। इसका क्या मतलब है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन इधर उधर किधर भी नहीं घूम रहा, इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड एक डिस्क्रीट ऑर्बिट में घूम रहा है। जैसे मैंने ये बनाया ना कि इलेक्ट्रॉन एक कुछ ऑर्बिट्स में, कुछ ऑर्बिट मतलब एक पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ, एक रास्ता, ठीक है, जिसपे वो घूमेगा, ऑर्बिट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में। ऐसा नहीं है कि कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो कभी यहाँ, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इतनी बात समझे, ऐसा नहीं होता। ये किसने बताया? पहले पोस्टुलेट के थ्रू नील बोर ने बताया, ठीक है। दूसरी बात, व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, अब जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इन पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में, इन रास्तों में, डू नॉट रेडिएट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। दीज ऑर्बिट्स और शेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना, आगे हम इनको क्या नाम देंगे? एनर्जी लेवल्स नाम देंगे। तो इन ऑर्बिट्स और शेल्स को क्या नाम दिया गया? एनर्जी लेवल नाम दिया गया। इन्हीं को ऑर्बिट्स कहा जा रहा है, इन्हीं को शेल्स कहा जा रहा है, ठीक है। एनर्जी लेवल्स इन एन एटम, ठीक है। ये एनर्जी लेवल्स क्या है? जिनकी एनर्जी फिक्स्ड है, उस फिक्स्ड पाथ पे, उस फिक्स्ड रास्ते पे कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा। इनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखो यहाँ पे जैसे एक आपको बोहर के मॉडल का इमेज दिखा रखी है, बीच में यहाँ एक सेंटर दिखा रखा है, ये न्यूक्लियस है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है? ऐसे देखो साइड में इस एक पर्टिकुलर पाथ पे घूम रहे हैं या इस एक पर्टिकुलर पाथ पे घूम रहे हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पाथ पे घूम रहे हैं, इधर उधर नहीं घूम रहे, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूं इस तरह से, अभी मैंने बताया था ये बीच में न्यूक्लियस है, इसके साइड में पहले एक, इसके जस्ट पास एक शेल बनाओ, फिर ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल और ये चौथा शेल, ठीक है, और इनको कुछ नाम दो, ठीक है। तो आप नंबरिंग कैसे कर सकते हो? नंबरिंग दो तरीके से हो सकती है, या तो आप लेटर्स का यूज कर लो, KLMN एंड सो ऑन, या फिर आप नंबर्स का भी यूज कर सकते हो, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। तो जो सबसे, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जो सबसे पास वाला ऑर्बिट है उसको हम क्या नाम देंगे? K, ठीक है। फिर इस वाले को L, उसके बाद M एंड द लास्ट वन इज N, ठीक है। और हम इनको क्या नंबर दे सकते हैं? K के लिए हम यूज कर सकते हैं 1, L के लिए हम यूज कर सकते हैं 2, M के लिए क्या यूज कर सकते हैं? इस तरह से 4। और एक और चीज बताई गई, यहाँ पे 2 साइंटिस्ट और आएंगे। देखो यहाँ पे आगे अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन्स कितने नंबर में प्रेजेंट है किसी शेल में, शेल है, ठीक है, या फिर ऑर्बिट्स हैं जिनकी क्या है? फिक्स्ड एनर्जी है, वो तो मैंने बता दिया। पर साथ में 2 साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था बोर और बरी, जिन्होंने क्या बताया कि कितने डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा इलेक्ट्रॉन्स का। सिंपली क्या बताया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। क्या बताया? किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया, फॉर्मूला क्या था? 2n²। ये एक फॉर्मूला है जिससे आप पता लगाओगे कि किसी शेल में या ऑर्बिट में, शेल या ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये n क्या है? ये वही वाला n है जो अभी हमने दिया था। देखो अगर हम बात करें K शेल की, ठीक है, K शेल की अगर हम बात करें तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी थी? 1। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? 2n²। तो ये 2 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो K शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आई?
ठीक है, इतनी बात समझ आई। फिर अगर हम बात करें दूसरा क्या है हमारा, के के बाद कौन सा आ रहा है, के के बाद हमने क्या बनाया था, एल बनाया था। एल के लिए नंबर क्या था, 2। तो आप क्या लिखोगे, इसके लिए एन क्या है, 2। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एल शेल में, 8। कितने आ सकते हैं एल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 8। इसी तरह अगर आप आगे पता करोगे, के देख लिया, एल देख लिया, अब हमें पता करना है एम के लिए और एन के लिए, ठीक है। तो आप मुझे निकाल के बताओगे कि कितने आएंगे आंसर, या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। मैं बता देती हूँ, एम में होंगे 18 मैक्सिमम आ सकते हैं, और एन में कितने आ सकते हैं आपके 32, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। अच्छा, इतनी बात समझ आई। यहाँ पे आपको एक बात और पता होनी चाहिए, ये था कि मैक्सिमम कितने, ये क्या है, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एक शेल में आ सकते हैं या एक ऑर्बिट में आ सकते हैं। पर यहाँ पे एक बात या एक पोस्टुलेट ऐसा भी आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, और वो ये है कि अगर किसी एटम में जब आप इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हो, ठीक है, और उसके लास्ट शेल में कितने बच गए, मान लो 6 बच गए या 7 बच गए, है ना, तो लास्ट शेल चाहे उसकी कितनी भी कैपेसिटी हो, पर लास्ट शेल में हमेशा मैक्सिमम, लास्ट शेल में, इसको नोट बना के याद रखना, लास्ट शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है, और इसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट कहते हैं, ठीक है, ऑक्टेट कहते हैं। ये बाकी सब शेल के लिए, ये जो बात की गई सभी शेल्स के लिए की गई, पर वहीं अगर हम बात करें के शेल की, के में तो 2 ही आ पाएंगे मैक्सिमम, उसकी कैपेसिटी तो 2 से ज्यादा की है ही नहीं, तो क्या इसमें भी जबरदस्ती 8 घुसाया जाएगा, नहीं। इसकी कैपेसिटी अगर 2 की है तो इसे क्या होगा, इसमें मैक्सिमम, अगर ये लास्ट शेल है तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। और अगर ये कोई और, जैसे कि एल है, एम है, एन है, ये क्या है, अगर लास्ट शेल की तरह एक्ट कर रहे हैं तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 ही आ पाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ आई। यहाँ पे आपको कुछ PYQs दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन, किस तरह के पाथ में रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। याद करो, बीच में पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और एक सर्कुलर ऑर्बिट में, है ना, तो द करेक्ट आंसर इज ए, सर्कुलर पाथ, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोहर्स ऑर्बिट आर कॉल्ड स्टेशनरी बिकॉज, बोहर के ऑर्बिट को स्टेशनरी क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी जो एनर्जी है वो फिक्स्ड रहेगी, इलेक्ट्रॉन्स इन देम हैव फिक्स्ड एनर्जी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पे या जिस ऑर्बिट पे मूव कर रहे हैं या रोटेट कर रहे हैं, वो कैसा है आपका, वो भी उसकी एनर्जी भी कैसी है, फिक्स्ड है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर कि आपको ये कोर्स कैसा लग रहा है। अगर आपको कुछ और भी चीज़ें चाहिए इस कोर्स से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।